हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन को बेसिकली मैं एक नाम देना चाहता हूं जिसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ABCD ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर के अंदर अपने को फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उनके बारे में अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनमें क्या फॉर्मुलेज होते हैं, उनकी क्या इक्वेशंस होती हैं। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि भाई यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, क्यों इन्हें बनाया गया, क्या इनका यूज है, अपन वो चीज इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है कि भाई यूनिट्स क्यों बनाई गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप सपोज फल लेने के लिए गए, फ्रूट्स, तो वहां पे आपने बोला कि भाई मुझे 5 किलो क्या चाहिए, आम चाहिए। तो आपने क्या बोला उससे कि आपको क्या चाहिए, 5 किलो आम चाहिए। आपने उसको बताना पड़ा आपको, यानी कि जो 5 आपने बोला वो तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किलो क्या हो गई, एक यूनिट हो गई। ठीक है, अपन कुछ भी चीज लेने के लिए आते हैं अपने को उसमें यूनिट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अपन उसको जब भी कोई भी चीज बताएंगे तो अपने को यूनिट बतानी पड़ती है कि इतना यूनिट मुझे चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी अपने को बताना पड़ता है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस चीज को आगे और देखेंगे डायमेंशंस के सेंस में भी कि फिजिक्स में अपन कैसे इक्वेशंस का डायमेंशन बैलेंस चेक करते हैं, ताकि अपन अगर बोलते हैं कि A इक्वल टू B, सपोज एक इक्वेशन है, तो अपन उसके डायमेंशन चेक करने के बाद ही बोलते हैं कि हाँ ये इक्वल हो सकती है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं। तो वो चीजें भी अपन आगे लेक्चर में देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे होता है। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूं फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, तो अपन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन मेजर कर सके किसी भी वेइंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या किसी भी तरह से अपन उसको मेजर कर सके। आज अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में सपोज ये डस्टर है, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका वेट कितना है, तो आप इजीली इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इसको वेइंग मशीन पे रखेंगे। तो ये चीजें अपने लिए आसान हुई, अपन ने वेइंग मशीन डेवलप करी। इसी तरह से अपन ने क्यों किया, इसके पीछे रीजन था। एक और एग्जांपल चलो अपन लेते हैं। आप जैसे मार्केट में गए, आपको कुछ कपड़ा लेना है, 1 मीटर का कपड़ा लेना है, तो ऐसा हो सकता है कि अपन 1 मीटर का कपड़ा अगर अपन इंडिया में लें तो उसकी साइज इतनी हो, और अगर अपन कहीं और से लें तो उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो। तो ये क्या होता था पुराने जमाने में, जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखा था कि भाई 1 मीटर की साइज सपोज उन्होंने डिफाइन कर दी कि यहां से यहां तक होती है। सपोज एक जगह के राजा ने इतना डिफाइन कर दिया कि 1 मीटर का मतलब ये होता है, इतनी लेंथ होती है। और दूसरी कंट्री के राजा ने बोल रखा है कि भाई 1 मीटर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी होती है, जो कि इतनी। तो ऐसे तो क्या होगा, किसी को तो नुकसान हो रहा है और किसी को फायदा हो रहा है। तो अपन क्या चीजों को ग्लोबलाइज करने के लिए यूनिट्स को अपन ने क्या किया, ग्लोबलाइज किया। अपन ने एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया और वहां पे अपन ने कैलकुलेट किया कि हाँ भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अपन ने डिफाइन कर दिया। अब वो 1 मीटर का स्केल अपन ने क्या किया, पूरी दुनिया में फैला दिया। तो अब सब लोगों को पता है कि हाँ भाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन जब तक चीजों को अपन ने ग्लोबलाइज नहीं किया था, तब तक क्या हो रहा था, कोई तो 1 मीटर इतना दे रहा है, कोई 1 मीटर इतना दे रहा है। तो ये चीजें गलत हो रही थी उस टाइम पे। अपन ने चीजों को क्या किया, ग्लोबलाइज किया यूनिट्स बना करके। तो अब इस चीज को अपन और आगे देखें तो ग्लोबलाइज के चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं, तो अपन इसको क्या कहते हैं, एक और चीज अपन कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लॉ ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, अपन क्या देखते हैं, इससे अपन लॉ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि एक चेस का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, तो उसमें आपने क्या कर रखा है, आपने लॉ ही तो बना रखे हैं कि घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, जो सोल्जर्स होते हैं आगे प्यादे जिसे अपन बोलते हैं वो 1-1 कदम चलेंगे। ठीक है, ये अपन ने क्या बना रखे, अपन ने नियम बनाए। ये अपन ने ही डेवलप किया है, किसी और ने डेवलप नहीं किया है। अगर अपने नियम मान लो फेल हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो बाद में किसी और का पोस्टुलेट्स आ जाता है, किसी और की थ्योरी आ जाती है। बनाया तो एक साइंटिस्ट ने, उसको मॉडिफाई किसी और ने कर दिया, लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन हुए वो पॉजिटिव वे में हुए, नेगेटिव में नहीं हुए। तो अपन एक चीज को मॉडिफाई कर, अपन पहले एक चीज को बनाते हैं, अगर उसमें खामियां लगती हैं, कुछ गलतियां लगती हैं, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। यही क्या है अपना यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक सा फंडा है। फिजिकल क्वांटिटी को अपन बनाते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, फिजिक्स के लॉज पे। ठीक है, तो अब जैसे अपन चेस की बात कर रहे थे, तो अगर आप उस चेस को अगर एक एग्जांपल लेकर के चलो
तो अगर कोई भी किसी का भी अगर मूवमेंट आप चेंज कर दो तो गेम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को अपन यहां पे देखते हैं। ये आपके पास एक चेस का बोर्ड है। अब इसके अंदर आपने क्या कर रखे हैं, रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, चीजों को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के बाद अपन लर्न कर रहे हैं कि अपन ने रूल बना दिया कि भाई जैसे सपोज ये अगर मैं इस घोड़े को 2.5 कदम चलाना चाहता हूं तो वो इस तरह से 2.5 कदम उसने चल लिया। ये अपन ने रूल बनाया। अगर ये 2.5 कदम नहीं चलेगा, ये कुछ और कदम चलेगा, तो उससे क्या होगा, रूल्स ब्रेक होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें खामियां आएंगी, उनको अपने को सही करना पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर को, नेचर के फिनोमिना को अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, लॉज को डिफाइन कर रहे हैं, रूल्स बनाते जा रहे हैं और उनको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। नया टॉपिक अपन ये देख रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी, ये क्या होती है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और बाय मीन्स विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लॉज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस एक ऑब्जर्वेशन करके। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सक रहे हैं। तो आगे देखते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटीज का। इसको अपन ने दो टाइप में बांटा है, एक तो इनकी डिपेंडेंसी और एक इनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अंदर अपनी दो टर्म आती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं अपन देखेंगे। और डिपेंडेंसी बेसिकली ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, इनके ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है, ये भी अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज से। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं हो। इसको अपन कैसे समझे, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी मैंने एक्स पर्सन को कहा कि तुम ए से बी जाओ, अब उसको क्या पता कि ए कहां पे और बी कहां पे, वो तो बस चलते जा रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं पता। ए से बी तो देखो ऐसे भी हो सकता है, ये ए से बी, और एक क्या हो सकता है, ए से बी ये डायरेक्शन भी हो सकती है। अगर बी यहां पे हो तो एक डायरेक्शन ये, अगर बी यहां पे हो तो ये डायरेक्शन भी। तो यहां पे क्या हो रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं पता चल रही कि उसको किस दिशा में जाना है। अगर मैं उसको ये बोल दूं कि तुम्हें ए से बी जाना है, कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी एक डायरेक्शन को फॉलो करके वहां पे जा सकता है। तो अपन ने डायरेक्शंस डिफाइन करी। ये किसमें होता है, वेक्टर्स में। वेक्टर्स कैसी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। इसकी कुछ अपन एग्जांपल ले सकते हैं वेक्टर्स की, जैसे कि वेलोसिटी का हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ए से बी का डिस्प्लेसमेंट पता करना, उसमें भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा क्या, फोर्स की भी आप लगाते हैं, आप किसी भी चीज को फोर्स लगा रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट होती है, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों चीजें हो। और स्केलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि डेंसिटी हो गई, टाइम हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसमें क्या है, इसमें आप जैसे आपको मैंने बोला मास, तो मास क्या है, आप उसको मतलब कुछ वजन है, कुछ वेट है, उसमें आप उसको हाथ में कैरी कर सकते हैं, तो उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या कि इस डायरेक्शन में मास जा रहा है, उस डायरेक्शन में मास जा रहा है। कभी अपन ऐसे नहीं कहते, कभी अपन ऐसे कहते हैं टाइम उस दिशा में जा रहा है, कभी अपन नहीं बोलते ऐसे। टाइम क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये अपन का बेसिक डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर का। तो अब आगे अपन देखते हैं डिपेंडेंसी वाली चीजें, कि डिपेंडेंसी कैसे होती है। देखिए, अपने पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करें। अपन ने क्या कुछ ऐसी क्वांटिटीज बनाई, कुछ अपने सिस्टम चलते थे मेजरमेंट करने की, जैसे अपन एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। उसके अंदर क्या होता था, लेंथ, मास और टाइम को अपन लेते थे, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज और कुछ बेस क्वांटिटीज को। यहां पे अपन क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज अपनी ऐसी हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो कौन कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये वाली क्वांटिटीज। ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन आपका टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो अपने को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो यहां पे ये जो आपकी है लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जिसकी अपनी मीटर में मतलब क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, और सिंबल होता है इसका ये।
तो ये अपने केमिस्ट्री में काम आती है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो आपके इतनी काम नहीं आएगी, ना तो 11th में ना 12th में। बट इसका यूजेज क्या होता है, ये आपके जैसे लाइट आपके पास आ रही है, तो लाइट की एनर्जी को अगर आपको मेजर करना है तो आपको वहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। ये अगर आप कॉलेज लेवल पे कोई रिसर्च वगैरह करेंगे तो वहां पे आपकी ये चीज काम आती है। अदरवाइज ये जो पूरी सातों की सातों यूनिट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहां पे अपन ने क्या लिख रखा है, लेंथ की यूनिट कितनी लिख रखी है, मीटर, जिसका रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं स्मॉल एम से। मास को अपन लिखते हैं किलोग्राम, उसकी यूनिट होती है, और केजी से इसका रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली टाइम सेकंड, स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन, दिस के। और ये आपको पता ही होगा कि 1 केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और यहाँ पे कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सीडी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और इसको एमओएल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया इतना। अपन आगे बढ़ने से पहले वापस से एक बार चीजें देखते हैं, अपन ने जो जो चीजें पढ़ी, अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने एक फिजिकल क्वांटिटी देखी। फिजिकल क्वांटिटी में अपन ने देखा, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोला जाता है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू n डॉट u। यहां पे ये जो n है ये क्या हो जाएगी, आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो u है ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो अपन ने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एग्जांपल लिया था कि अपन एक 5 केजी आम लेने के लिए अगर किसी के पास जा रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 केजी। यहां पे ये जो 5 है ये क्या है, n, और ये क्या है, u। मींस ये जो 5 है ये आपकी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो केजी है ये आपकी क्या है, एक यूनिट है। तो आपने क्या परचेस किया वहां से, बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया कि 5 केजी। ठीक है, तो इसी तरह से अपन ने एक चेस का भी जो एग्जांपल देखा, वहां पे भी अपन ने क्या देखा, अपन ने ऑब्जर्व किया। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन भी उससे भी पहले क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अपन ने जैसे चेस का गेम था, वहां पे 2 प्लेयर गेम खेल रहे हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, गेम को प्ले करके कुछ रूल्स डिफाइन किए, कुछ उसमें गलतियां थी तो वो ऑब्जर्व करते जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली वो मॉडिफिकेशन कर रहे थे। तो ऑल डिपेंड, फिजिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। और फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने इस तरह से डिफाइन कर दिया, n डॉट u, वेयर n इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने क्लासिफाई किया किसमें, एक तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, एक बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो अपन ने बेस्ड ऑन डायरेक्शन में स्केलर और वेक्टर। स्केलर मैंने आपको बताया क्या होती है, ऐसी चीज होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसके अपन ने वहां पे एग्जांपल्स भी देखे। तो अब अपन आगे जो डिपेंडेंसी वाली चीज अपन ने देखी वो क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज, कुछ ऐसी, मतलब अब तो अपने को पता ही, अपन ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज देख ही ली, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली। फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट हो गई अपनी, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, वो 7। उन 7 क्वांटिटीज के बेसिस पे अपन ने पूरी की पूरी फिजिक्स को कवर कर लिया। पूरी की पूरी फिजिक्स का कहने का मतलब है, आप कोई सी भी चीज को उसमें अगर आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो उन 7 फंडामेंटल यूनिट से आपकी चीजें डिराइव हो जाएंगी। लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज क्या है, वो क्लॉज ये है कि वो अपने आप में ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन और आप चीजें, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं स्पीड का, और इसको अपन रिलेट करेंगे किससे, डिराइव्ड यूनिट से। तो अपन देखते हैं आगे, पहले ये आपने नोट कर लिया था, इसके आगे अपन चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हूं कि क्या है, दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज विच कवर द एंटायर फिजिक्स। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटीज जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स कवर कर लेती हैं। उसके अलावा और दूसरी जो क्वांटिटीज हैं वो इनसे डिराइव हो जाएंगी, लेकिन ये किसी और से डिराइव नहीं होंगी। ये अपने आप में कैसी है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज को, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन ने क्या लिखा था, दे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व।
लेकिन इनसे अपन और क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं डिराइव क्वांटिटीज की तरफ। तो अच्छा, एक और चीज यहां पे अपन ये देख लेते हैं, इनको डेवलप किसने किया है। इनको डेवलप किया है CGMP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इन लोगों ने इसको बनाया था 1971 में। इसे अपन आज की डेट में क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये सब जगह ग्लोबली अपन ने ये चीज को फॉलो करा रखा है। तो अब अपन आए डिराइव यूनिट्स के ऊपर। डिराइव यूनिट्स में क्या है, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, वही वाली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको यूज करके अपन क्या बनाते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है, किस फॉर्मेट में आता है डिस्टेंस, मीटर के, तो क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई। और टाइम, टाइम किस में आता है, सेकंड में। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस आपका किस में होता है, लेंथ होती है वो आपकी, और ये क्या होता है आपका, सेकंड होता है। लेंथ को अपन मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो टाइम है, टाइम को अपन सेकंड में रखते हैं, उसका सिंबल क्या हो जाता है ये। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड। तो यहां पे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई, एक तो लेंथ और एक टाइम। ठीक है, ये अपनी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई, एक तो लेंथ और एक टाइम। तो अपन ने इसको मिला करके क्या किया, एक डिराइव यूनिट्स बना ली, जो कि अपनी कितनी है स्पीड की, मीटर पर सेकंड, इस तरह से आई। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स भी अपन देख सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर का। तो जैसे मैं आपको बताऊं, इधर एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, इधर देखिए आप, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं v को फाइनल वेलोसिटी मान लू, u को इनिशियल मान लू, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस हो रही है, तो क्वांटिटी क्या आ रही है तो वेलोसिटी। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, भाई v की यूनिट कितनी होती है, स्पीड अपन ने अभी निकाली, मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड। और टाइम किस में होता है अपना, सेकंड्स में होता है, तो यहां पे क्या लिख दिया, सेकंड। तो इसकी यूनिट कितनी बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। इसी तरह से अगर मुझे फोर्स की कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू ए। ये सब अपन जानते ही हैं। ठीक है, तो m यहां पे क्या है, एक मास है, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ। मास को अपन किस में डालते हैं, केजी में। तो ये केजी, मास का सिंबल क्या हो गया, केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट अपन ने निकाली, वो कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट कितनी बन गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा हो तो। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। एम आपका अपन ने रिप्रेजेंट किया केजी से, और एक्सेलरेशन को लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट। तो आपका ये क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन क्या देते हैं, न्यूटन बाबा का नाम देते हैं अपन इसको। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई आपकी, न्यूटन। सिमिलरली अगर आपको मोमेंटम पता करना हो, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल्स टू m डॉट v। तो यहां पे m आपका कितना है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो इस तरह से अपन डिराइव क्वांटिटीज को इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं यहां पे। तो देखते हैं और आगे की चीज अपन। इसके अलावा इन डिराइव क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा अपने पास एक और टर्म आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में अपने पास दो चीजें आती हैं, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को अपन ऑलरेडी रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि अगर एक प्लेन में कोई एंगल बन रहा होगा तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने क्या दे रखा है उसको, ये यहां पे देखते हैं अपन। सपोज आपका एक सर्किल है, इसका एक सेंटर है C, और ये इसकी रेडियस हो गई R। अब मैं यहां से एक एंगल बना रहा हूं, जिसका नाम मैंने क्या डाला है, थीटा, और ये क्या है, उसकी एक आर्क है। तो ये जो थीटा एंगल होगा ये कितना होगा, तो अपन जानते हैं कि भाई अगर इस पूरे सर्किल का अपन थीटा देखें तो कितना होता है, 360 डिग्री। और यहां पे अपन थीटा किस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियन में, प्लेन एंगल में।
तो थीटा इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस। भाई ये वाली जो लेंथ होगी ये एक स्ट्रेट लाइन मान लू मैं इसको, तो आर्क अपॉन रेडियस, यहां पे अपन इसको किस में लिख सकते हैं, रेडियंस में। तो अब अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई एक रेडियन कितने के बराबर होता है। तो 360 डिग्री को अगर आप 2 पाई लिखना जानते हो, 2 पाई रेडियन जैसे आप कहते हो, तो एक रेडियन आपका कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाई 2 पाई, और पाई को आप लिख सकते हो 3.14। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 57.3 डिग्री। वही चीज अपन ने यहां पे मेंशन कर रखी है। ये आपका एक सर्किल है जो कि एक प्लेन में है, और यहां पे आपने एक रेडियस लिया है, वो कितना था, कैपिटल आर या स्मॉल आर जैसा भी आपको मानना हो, और वहां पे आपको थीटा कैलकुलेट करना है। एक रेडियन आपको कैलकुलेट करना है वो कितना होगा, तो वो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अपन ने यहाँ पे क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये अपन जानते ही, अपन पढ़ चुके हैं ये वाली चीज। तो अपन ने कितना निकाल लिया, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। तो ये अपना क्या होता है, प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल में आप इस बॉडी को एक स्फेयर मानिए, सपोज ये एक स्फेयर है, और उस स्फेयर के अंदर जो उसका सरफेस एरिया है वहां से सेंटर तक का जो एंगल बन रहा होगा उसे ही अपन क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। इसको अब मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं एक कोन से, या कोन भी नहीं, अपन एक कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या सब लोग इसे देख पा रहे हैं, यहां पे क्या है, ये कोई बॉडी होगी, ये उसका सरफेस एरिया है जिसको मैंने क्या बोल दिया, डीए, और ये उसका रेडियस है जिसको मैंने बोल दिया आर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा होगा इसे अपन बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को अपन ने कैसे डिफाइन किया था, एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सेंटर था और ये बॉडी का सरफेस है, इनके बीच में जो एक एंगल बन रहा होता है, इसको चल के आप कोन से भी देखिए। जैसे कि अगर ये मैं आपको एक कोन बनाता हूं, ये आपका एक कोन है, तो कोन कैसा, 3D। सॉलिड एंगल की हम जब भी बात करेंगे किस केस के लिए करेंगे, 3D के केस के लिए। तो ये आपके हाथ में अगर एक कोन है और उसके अंदर आपने देखा जो अंदर एक एंगल बनता है, जहां से आप पकड़ते हैं और जहां से आप ऊपर से देख रहे हैं, वो जो एंगल बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसकी बेसिकली अपने फिजिक्स में इतनी ज्यादा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी 11th और 12th में। अगर आपको कॉलेज लेवल में, रिसर्च लेवल पे काम आता है तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना अपने को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इसकी कैलकुलेशन पे जाने की। लेकिन फिर भी अगर अपने को बेसिक आइडिया लेना हो तो अपन इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, स्टी रेडियन। और प्लेन एंगल की कितनी लगाई थी अपन ने, रेडियन। तो स्टी रेडियन इसकी यूनिट होती है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है स्टी रेडियन, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। इस सिंबल को अपन कहते हैं ओमेगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डीए बाय आर स्क्वायर। यानी कि जो एरिया और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसको जो एंगल बना रहा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो ये डीए एरिया बाय आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है सॉलिड एंगल का। तो आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया इतना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। अब अपन आगे पढ़ते हैं यूनिट्स के बारे में। अभी तक तो अपन ने क्या देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी। अब अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद उनकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि उनमें यूनिट्स जो होती हैं वो कैसे आती हैं और उनका क्या रोल है। तो अब यूनिट को अगर कोई आपसे बोले डिफाइन करने को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट किसकी है, एक फिजिकल क्वांटिटी की है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, उसके मैग्नीट्यूड के, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 मीटर, उसको अपन ने अब स्टैंडर्ड ग्लोबलाइज कर दिया कि 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक स्टैंडर्ड आपने चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हर जगह पे, हर कोने पे। तो एग्जाम्पल इन्हें डाले हुए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, ठीक है। आगे अपन और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स में अपन क्या देखेंगे,
सेम वही चीज फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अभी तक अपन ने क्या देखी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन उन क्वांटिटीज की भी तो यूनिट थी ना, अपन ने वहां पे देखी थी। जैसे कि अपन ने पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी बनाई थी, लेंथ। लेंथ की क्या यूनिट थी, मीटर। तो यहां पे अपन उन यूनिट्स को देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से टाइम की, सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कैंडेला, वो सब यूनिट्स कैसे आ रही थी वो यहां से अपन देखेंगे। तो इनको अपन ने डेराइव किया है किस, कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और सिमिलर केस है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ था कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती, लेकिन उनसे आप और क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हो। यहां पे भी वही है यूनिट्स के केस में भी, कि ये यूनिट अपने आप में इंडिविजुअल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन आप इनको यूज करके और यूनिट्स को डेराइव कर सकते हो, डेराइव फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। जैसे कि यहां पे अपन ने पढ़ा था डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो आपने क्या डेराइव किया था, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने उसकी डेराइव यूनिट कितनी निकाली थी, मीटर पर सेकंड। तो वही चीज यहां पे भी रिपीट हो रही है और कुछ भी अलग नहीं है। इसके बाद अपना क्या आ रहा है, ये सम डेराइव यूनिट्स आर नेम्ड इन ऑनर्स ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। अच्छा, ये अपन ने देख ही लिया, फोर्स का फॉर्मूला अपन ने देखा था, वहां पे अपन की यूनिट कितनी आ रही थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन ने क्या किया, न्यूटन के नाम पे उसकी एक यूनिट डाल दी। सिमिलरली यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे अपन ने एक उसकी यूनिट क्या बना दी, हर्ट्ज। ठीक है, फिर आगे अपन सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए इस टॉपिक के अंदर ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल हैं, तो आपको मेरे साथ इनिशियली चलना पड़ेगा। जब अपन अगले लेक्चर में डायमेंशन के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तब अपन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे कि अपन को डायमेंशन निकालना है, अपन फॉर्मुलों के साथ इक्वेशन बैलेंस करेंगे, वहां पे अपना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए अपने को थोड़ी सी चीजें थ्योरेटिकल देखनी पड़ेगी। तो मैं इनिशियल स्टेज में आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। जितना आप मेरे साथ इस लेक्चर में कनेक्ट होंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आगे के टॉपिक्स में। तो अब अपन बात कर रहे हैं सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि कुछ भी नहीं, अपन ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को अपन मर्ज करके भी अपन एक क्वांटिटी बना सकते हैं। बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स। अब यहां पे अपन ने ये बातें करी थी कि अपने पास कितने सिस्टम थे, एक एफपीएस था, एक एमकेएस था, एक सीजीएस था, और एक अपन ने अभी जो रिसेंटली डेवलप किया है 1971 में, वो कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, एफपीएस सिस्टम में, जिसको अपन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें अपने पास क्या था, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, और इनकी ये तो हो गई इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी। इनकी बेस यूनिट क्या, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी इनकी, फुट, पाउंड और सेकंड। ये तो इनकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये इनकी क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट इस सिस्टम की, एफपीएस सिस्टम की। सिमिलरली अपन आगे बात करते हैं कौन सी की, अगला सिस्टम आ रहा है अपना सीजीएस। सीजीएस में क्या हो रहा है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यहां पे भी क्या, लेंथ, मास, टाइम। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम जो इनकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, ये हो गई। इसी तरह से अपना ये तो कौन सा था, एफपीएस, और ये सीजीएस। एक और अपन ने बनाया कौन सा, एमकेएस। अगला अपना कौन सा आता है, एमकेएस। एमकेएस के अंदर भी वही लेंथ, टाइम और अपना मास। तो यहां पे अपना टाइम तो किसमें था, सेकंड में। लेंथ अपनी किसमें आ गई, मीटर में। और जो अपना मास था वो किसमें आ गया, किलोग्राम में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफपीएस मींस फुट, पाउंड, सेकंड। इधर सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, सब जगह इनकी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, टाइम और सेकंड, लेकिन उनकी यूनिट क्या हो रही थी, अलग अलग हो रही थी। अगर कुछ चीज सेम रही है तो वो क्या, टाइम। टाइम की यहां पे भी सेकंड में थी, यहां पे भी सेकंड में थी, और यहां पे भी सेकंड में थी। बाकी और चीजों को ये लेंथ और मास के साथ ये लोग चेंजेस करते आ रहे थे, कभी सेंटीमीटर, कभी मीटर, और पाउंड, कभी कभी ग्राम, कभी किलोग्राम, इस तरह से। तो अपन ने अब जो नया सिस्टम बनाया है, एसआई सिस्टम, उसके अंदर अपनी कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, टोटल 7 हैं। अभी तक 3-3 चल रही थी, अपन अब कितनी लेकर के आ गए, 7। और एडिशनल अपन ने क्या देखा उसमें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी आ गए। तो टोटल कितनी क्वांटिटीज होगी अपने पास, 9, 7 + 2। तो ये एसआई सिस्टम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी और तब उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस में ये सब चीजें डिसाइड करी कि भाई अपने को जो पूरी की पूरी फिजिक्स है वो अपने को इन 7 क्वांटिटीज के अंदर क्लोज करनी है। अगर किसी को पूरी की पूरी फिजिक्स के बारे में जानना है तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से वो जान सकता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पूरा थ्योरेटिकल चीजें चल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा बियर कीजिएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चार्ट अपने पास आया है फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग सिस्टम के लिए। जो अपन ने अभी तक देखा उसको इन्होंने एक चार्ट पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी हर सिस्टम की जो मैंने आपको लिखी थी, इतना तो अपन देख ही चुके हैं, लेंथ, मास और टाइम में कैसे सिस्टम के साथ चेंज होती गई। अगर इनकी डेराइव यूनिट्स के ऊपर अपन बात करें तो ऐसा ही सिस्टम में तो अपन ने देखा था कि फोर्स की अपन ने कितना लिख दिया था, न्यूटन, और ऐसा ही सिस्टम में भी ये कितना होता है, न्यूटन। बाकी और चीजों में सीजीएस में फोर्स को अपन डाइन के सेंस में लिखते हैं। यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी को अपन किस में लिख देंगे, अर्ग में, पावर को अर्ग बाय सेकेंड, सिमिलरली डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली अपन को एक पिक्चर देखनी है, कौन सी, फिजिक्स। उस फिजिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि डिफरेंट एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है। ये उनकी क्या हो रही है, कास्टिंग हो रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, उनको कास्ट कर रहे हो। आपको ये तो पता है कि इस मूवी में ये प्लेयर्स हैं, मतलब ये एक्टर और ये एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन इनके क्या रोल हैं ये अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे अपन देखेंगे। अभी तो अपन केवल कास्टिंग देख रहे हैं, अपने सामने नई नई चीजें आ रही हैं, डाइन, अर्ग, न्यूटन, ये सब चीजें नहीं आ रही हैं अभी अपने सामने। इनके क्या रोल होते हैं आगे की अपन चीजें देखेंगे। आप लेकिन इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो आप लोगों ने ये वाला चार्ट बनाया। अब इसके बाद अपन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन ने जो देखी थी, जो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनको एक एक करके अपन देखते हैं। ये वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, कोई भी आपसे ना तो आपके एनसीईआरटी में पूछता है, ना ही आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये 1 मीटर जो था ये कैसे डिफाइन हुआ। मींस अब अपन क्या कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि लेंथ को अगर अपन मीटर में अगर देखते हैं, उसकी यूनिट अगर मीटर होती है, सिंबल अगर उसका एम होता है, तो वो आया कैसे। तो उसका रीजन बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये अगली 6 स्लाइडों में मैं आपको स्किप कराऊंगा, क्योंकि ये चीज कोई नहीं पूछता है आपसे एग्जाम में। लेकिन ये आपको अगर एक आपके अंदर से एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कैसे आया, या सेकंड्स कैसे आए, या फिर इन्होंने कैसे इनको, जो अपन ने चीजों को ग्लोबलाइज किया है, तो ग्लोबलाइजेशन अपन ने कैसे किया, बस उस चीज को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किलोग्राम के बारे में आ गया अपना, फिर ये सेकंड्स के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में केल्विन, देन मोल, कैंडेला। तो ये आप चीजें, आपको ये सब नोट्स मिलेंगे एक पीडीएफ में, और ये स्लाइड्स भी आपको एज इट इज आएगी। तो ये जब भी आप चाहें अपने लेजर टाइम में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अपन आगे की चीजें देखते हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये बेसिकली कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपने को क्या करना है, कोई अपने से नहीं पूछेगा डिफाइन फिजिक्स, कोई अपने से नहीं पूछेगा डिफाइन यूनिट और डिफाइन डायमेंशन। अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, अपने को क्वेश्चंस लगाने होंगे, तो अपन क्यों ना क्वेश्चंस की चीज, मतलब ऐसी चीजें पढ़े जो अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करे। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपने को एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है, स्पीड और एक्सेलरेशन की। तो ये तो अपन कर चुके हैं, अपन ने देखा था स्पीड को अपन ने कैसे लिख दिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक लेंथ है, और टाइम क्या है आपका, सेकंड्स में। और लेंथ को अपन कैसे लिख सकते हैं, मीटर में, और सेकंड्स को सेकंड्स में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर बाय सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। और मीटर पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसकी यूनिट को। अब अपने से एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन को अपन ने लिखा था, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे बेसिकली जो काम कर रहा है v माइनस यू। मैं आपसे कह रहा हूं एक बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी माइनस हो रही है, तो अपने पास आंसर जो आ रहा है किस में आ रहा है, वेलोसिटी में आ रहा है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज अप्लाई हो रही है जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अपने को ये भी कैसे पता चला कि यार वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो तो अपने को जो आंसर मिलेगा, चाहे मैग्नीट्यूड में कितना भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मिल क्या रहा है अपने को, वेलोसिटी मिल रही है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम कर रहा है। ये भी अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन एक हिंट, अगर मैंने आपको नाम ले दिया है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैंने आपको कहा कि 4 मैंगोज के साथ 4 एप्पल ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे, 8 टोटल। मैं आपसे अगर क्वांटिटी पूछूंगा कि दोनों मिलाकर के कितने, तब तो आप 8 कह सकते हैं। लेकिन क्या आप 4 मैंगो और 4 एप्पल ऐड कर सकते हैं, नहीं। 4 मैंगो के साथ तो यार 4 मैंगो ही ऐड होंगे ना, एप्पल थोड़ी ना ऐड हो सकते हैं। भाई इंसान से तो इंसान ही निकल सकता है, जानवर थोड़ी ना निकल सकता है। अपन 2 जानवरों को जोड़ करके बोल सकते हैं हाँ भाई यहाँ पे
अगर अपन ले 2x और इधर भी अपन ले 2x प्लस 2x, तो इसको तो अपन लिख सकते हैं 4x, लेकिन 2x प्लस 2y को आप क्या लिखोगे? 2x प्लस 2y तो लिखोगे, और कुछ तो नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फंडा है, वो अपन आगे देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फाइनली अपन क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड अपन ने यहां से कैलकुलेट करी, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकंड ऑफ -2, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं इसकी यूनिट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था आपकी बस क्यूरियोसिटी को देखने के लिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। तो ये उस चीज के लिए अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ था। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। अब जैसे अपन ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अपन ने क्या देखा उसके पैरेलल में? फंडामेंटल यूनिट। फिर अपन ने वहां पढ़ा था डेराइव क्वांटिटीज, तो यहां पे अपन ने क्या देखा? डेराइव यूनिट। सिमिलरली अपन ने वहां पे पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो यहां पे अपन क्या देख रहे हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वही चीज आएंगी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट आपको पता ही कितनी होती है? रेडियन, उसका सिंबल क्या होता है? RAD। सॉलिड एंगल का क्या होती है यूनिट? स्टीरेडियन, जिसको अपन SR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। और अपन ने उसका फॉर्मूला भी देखा था DA/R²। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आपने नोट डाउन ऑलरेडी करे रखा है। आगे की चीजें देखते हैं अपन। सेम चीज वापस से लिखी हुई है। नाउ SI प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अगर अपने को यहां से ये बेसिकली आपका क्या करेगा? ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको ये प्रीफिक्सेस याद रहते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो अपन देखते हैं अपना प्रीफिक्सेस का चार्ट। ऐसा कीजिए, आप पहले इस चार्ट को बनाइए, फिर मैं आपको ये वाली चीज एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस चार्ट को ड्रॉ कीजिए अपने अपने कॉपीज में। तो आप लोगों ने ड्रॉ किया है इस चार्ट को। यहां पे आपको ड्रॉ करते टाइम कोई पैटर्न समझ में आया इस चार्ट के अंदर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है। जैसे कि अपन ने क्या लिख रखा है? 10⁻⁻1, फिर 10⁻², फिर 10⁻3, फिर 10⁻6, क्या हो गया? +3 हो गया। फिर 10⁻9, फिर से +3, 10⁻12, फिर से +3, +3, +3। तो अपन एक टेबल जनरेट कर सकते हैं 10⁻1, 2, 3, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 6, 9, 12, 15, 18। इस तरह से अपन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी 10⁻1, -2, -3, फिर क्या आ जाएगा? -6, -9, -12, -15, -18। इस तरह से अपन इसको यहां पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, जैसे भी अपन कहना चाहें उसको अपन लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है? बेसिकली ऑर्डर मैटर कर रहा है। ये मैटर नहीं कर रहा कि अपने को क्या चीज पता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये वाला पैटर्न याद रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आप अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप एक एब्रीवेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन केमिस्ट्री में जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें भी अपन उसको याद रखने के लिए कुछ एब्रीवेशन डिफाइन करते हैं या एक्रोनिम बना लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी अपने को ये वाली चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो जैसे ये 10⁻18 को अपन क्या बोलते हैं? एक्सा, और इसका सिंबल क्या होता है? ई। 10⁻15 को बोलते हैं पेटा, जिसका सिंबल क्या होता है? पी। 10⁻12 को टेरा, और उसका सिंबल होता है क्या? कैपिटल टी। अपन बोलते हैं ना टेराबाइट, अपने हार्ड डिस्क 1 TB की है, 2 TB की है, तो वो यहां से। 10⁻9 गीगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ये और ये काफी आपके काम आएंगे। टेरा तो इतना नहीं, लेकिन हाँ गीगा, मेगा, और इधर से अपना क्या? पीको। ये वाली काफी चीजें अपने क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको एक ऐसे लिखा होता है 10⁻−12 पीको, इतना मीटर, ये ऐसा कुछ ना कुछ अपने को सेंटेंस में दिया होता है। अब अपने को केवल ये लिखा हुआ है कि 10 पीको, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 पीको कितना होगा, आपको जब पीको ही नहीं पता है तो वही चीज अपन यहां से देखते हैं। अब ये तो पता ही है अपने को 10⁻3 कितना होता है? 1 kg, तो इसको अपन क्या लिखते हैं? किलो। 10⁻2 को हेक्टो, और 10⁻1 को डेका। ठीक है, अपन बोलते हैं ना एक डेकेड हो गया। एक डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल। तो 10⁻1 10। फिर यहां पे अपन देखते हैं 10⁻−1, इसको क्या बोलते हैं? डेसी। यहां पे क्या हो गया? 10⁻1 डेका, डेका डेसी। ठीक है, 10⁻−2 को सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अपन उसको 10⁻−2 सेंटी। 10⁻3 मिलीमीटर अपन लिखते हैं, तो उसका मिली। फिर माइक्रो को 10⁻6, नैनो को 10⁻9, पीको को 10⁻12, 10⁻15 फेम्टो। ये एक नई चीज आप लोग देख रहे होंगे, हो सकता है यहां तक की चीज आपने अपनी 10th क्लास में देखी हो, लेकिन फेम्टो आप यहां पे देखेंगे और इसको आप केमिस्ट्री में भी देखेंगे।
अपन फर्मी में और इसमें कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे 10⁻⁻15 या +15 काम आता है। फिर एटो 10⁻⁻18, ये जैसे जैसे आपके पास चीजें आएंगी आपको पता चलता जाएगा कि इनको कैसे यूज करते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अवेयर कराना ये मेरा काम है। आपको अगर मैं अभी आगे कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूं और वहां पे ये सब चीजें आ रही है, मैं वहां पे डायरेक्टली लिखने लग जाऊं कि इतना पीको इतना मेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सारी कहां से लेकर के आ रहे हो आप ये वाली सब चीजें। तो बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए मेरा काम है बेस से बच्चे को उठाना, किसी भी सरफेस पे जाना नहीं, अपन बेस से पढ़ रहे हैं हर चीज को। तो ये आपको चीजें इस तरह से पता होनी चाहिए, और आपको ये मैंने एक पैटर्न बता दिया, इस तरह से आप अगर इसको याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा आप मतलब कभी आप भूल नहीं सकते फिर इस चीज को। तो इतनी चीजें आप मतलब देखने की कोशिश कीजिए। फिर अपन अगली स्लाइड देखेंगे जिसके अंदर अपन कुछ और केसेस देखेंगे कि क्या क्या और यूनिट्स होती हैं। तो आप इस टेबल को एक बार अच्छे से याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, और दोबारा से अगर हो सकता है तो आप इसको दोबारा से बनाइए। जितनी बार इसको आप लिख करके नोट डाउन करेंगे उतनी बार ये आपको अच्छे से याद रहेगी। और कोशिश करिए पैटर्न बनाने की, कुछ भी आप इसमें पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको, फिर अपन आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने ये वाली चीज नोट करी, अब अपन आगे की चीज देखते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट। यहाँ पे अपन बेसिकली बात करेंगे कन्वर्जन्स की, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनको आगे के टॉपिक तो समझ में आने लग जाता है लेकिन उनको कन्वर्जन पता नहीं होता है। फिजिक्स में कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये है तो ये कर दो, वहां पे तो क्या आएंगे, एक चीज लिखी हुई आएगी, आपको उससे लिंक लेना है कि भैया ये कैसे होगी। और फिजिक्स में क्वेश्चन करते टाइम अपने को यूनिट्स का स्पेशली ध्यान देना है। आपसे क्या बोला होगा उन्होंने कि ना भाई आपको वेलोसिटी तो दे दी मीटर पर सेकंड में और या किलोमीटर पर सेकंड में, और आपसे आंसर मांग लिया किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यूनिट्स का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ लेंथ में भी वो लोग कर सकते हैं, आपको किलोमीटर में लेंथ दे दी लेकिन आपको जो स्पीड निकालने को बोलो मीटर पर सेकंड में, तो आपको लेंथ को भी फिर मीटर में लाना पड़ता है। इसी तरह से यूनिट्स चेंज करनी पड़ती, कन्वर्जन का उसमें यूज आता है। तो फिजिक्स में कन्वर्जन जिसको नहीं आते उसकी फिजिक्स अपन वीक मानते हैं। तो यहां पे अपन क्या देखेंगे, कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। तो यहां पे क्या होता है, 1 इंच, ये अपने को बाय हार्ट याद रखना है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फुट में कितने होते हैं, 30.48, अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर, जिसको अपन 12 इंच के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे इन फ्यूचर कोई भी बोलता है कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरी हाइट कितनी है, 5 फुट 6 इंच है। सपोज आपने एग्जांपल दिया कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, लेकिन वो आपसे बोल रहा है यार मुझे फुट और इंच तो समझ में नहीं आता, मुझे तो सेंटीमीटर में बताओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 फुट 6 इंच, ये आपने अपनी हाइट बताई, और इसको आपको किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30.48 सेंटीमीटर, और 1 इंच में आपको पता है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, 5 इंटू 30.48 प्लस 6 इंटू 2.54, ये जो अपना आंसर आएगा ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये जो भी आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कुछ अप्रोक्सीमेटली 165 या 167 के समथिंग ये वैल्यू आएगी। मैं लिख लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 167 समथिंग ये कुछ वैल्यू आएगी। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, आपकी हाइट हो गई किसमें, सेंटीमीटर में। तो अपन ने फुट और इंच को किसमें कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे सेंटीमीटर में। उसी तरह से 1 माइल कितने के बराबर होता है, 5280 फीट, जिसको अपन लिख सकते हैं 1.609 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये तो पता ही है अपने को कि 1 सेंटीमीटर जो है 10⁻⁻, इसको अपन कैसे देख सकते हैं भाई, एक जो मीटर होता है अपना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गए, ये जो 10⁻² है नीचे चला जाएगा 1 के, तो वही तो लिखा हुआ है 10⁻²। उसी तरह से नहीं आने वाली चीज समझ में, इसको देखो, 1 मीटर को अपन लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और इस 100 को मैं लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर। ये 1 मीटर की वैल्यू है। अब मुझे पता करना है 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर अपॉन 10⁻², मैंने इसको इसके नीचे भेज दिया। तो 1 अपॉन 10⁻² को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10⁻²। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.001 मीटर। यहां पे क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर
पहले यहां पे देखिए 1 मीटर, अच्छा 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो गया, 1000 मीटर के। तो 1 मीटर कितने के बराबर हो गया, 10⁻³ किलोमीटर। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम कितने के हो गया, 10⁻³ किलोग्राम। इसको भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने इस चीज को किया, काफी इजी है ये। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये वाली चीज तो रिपीट हो गई अपनी, अपन यहां से देखते हैं। ये भी इवन रिपीटेड है फ्रॉम पीछे। 1 लीटर अब अपन देखते हैं, यहां पे 1 लीटर कितना होता है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है ना। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, जब अपने घर पे कोई भी अपन दूध वगैरह कुछ लेने जाते हैं, मिल्क जब अपन लेने के लिए जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, भैया 1 किलो मिल्क दे दो। अपन सब क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं यार। मिल्क किस में होता है, लीटर में होता है। एक फ्लूइड है, फ्लूइड को अपन किस में मेजर करते हैं, हमेशा वो एक वॉल्यूम कैरी कर रहा है, उसको अपन हमेशा लीटर में कैरी करते हैं। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml, ठीक है। और 1 ml में कितना हो गया, 10⁻³ लीटर। अब यहां पे एक नई चीज ये देखिए आप, 1 मीटर क्यूब, ये जो 3 है ये नीचे नहीं है, एक्चुअली यहां पावर में है ये वाला 3। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। इसको कभी मत भूलना, ये वाली चीज आपके बहुत काम आएगी जब अपन फ्लूइड्स पढ़ेंगे। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर अपन फिर क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। यहां पे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ गया, 10⁻³ लीटर। तो काफी इजी सी चीजें थी ये तब। अच्छा, एक और जो चीज अपन के फ्लूइड में काम आएगी जब अपन आगे फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे, तो एटमॉस्फेयर। यहां पे क्या होता है, 1 ATM प्रेशर वो आपसे पूछेगा। तो 1 ATM प्रेशर कितने के बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। और ये किसके बराबर हो गया, 76 टॉर। टॉर क्या चीज होती है अपने आगे अपन देखेंगे जब फ्लूइड पढ़ेंगे। तो इज इक्वल्स टू 76 mmHg प्रेशर। Hg मीन्स मर्क्यूरी। यहां पे देखते हैं फिर 1 लीटर को अपन ने इस तरह से लिखा हुआ है, 10⁻³ मीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कैरेट, जो अपना क्या करते हैं, जेमस्टोन, यानी कि कुछ भी अपन जो स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड वगैरह, उनको अपन जो उनकी एक्यूरेसी जो अपन देखते हैं वो किस में करते हैं, उनका मेजरमेंट कैरेट में। तो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 0.0002 kg। और 1 पाउंड में कितना होता है, ऑलमोस्ट ½ kg। यानी कि अगर आपका वेट सपोज कीजिए 50 kg है, तो पाउंड में कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 100 पाउंड। जो भी आपका वेट केजी में होता है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना, ऑलमोस्ट 2 मीन्स ऑलमोस्ट 0.5। तो ये होता है अपना क्या, पाउंड और केजी का अंतर। उसके अलावा माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर और 10⁻⁶ मीटर। इसको भी आप कभी मत भूलिएगा। ऑलरेडी वैसे तो अपन ने ये जो पीछे जो चार्ट बनाया था 10⁻⁶ का, उसमें अपन ने देखा था कि 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। लेकिन वो किसमें थी यूनिट, मीटर में। अगर आपको पूछा जाए 1 माइक्रोन को सेंटीमीटर में बताओ, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या कर देंगे आप, 10⁻²। तो -6 + 2 कितना हो गया, -4। तो कितना हो गया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। तो यूनिट्स के साथ आप बिल्कुल खेल सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती होगी। फिजिक्स में फॉर्मूला याद करने से, लॉ याद रखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको यूनिट्स और डायमेंशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वरना आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। अब एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हो, A, B, C, D, ये चारों ऑप्शन आपको दिए हो, और आपका आंसर सपोज मतलब ऑप्शन भी आपको इस तरह से दिए हो, x मीटर, x सेंटीमीटर, x PA मीन्स पास्कल, और x सपोज यहां पे दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस ऑप्शन में एक चीज नोटिस कीजिए कि सबका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सेम है। इस 5 को अगर मैं मीन्स x को अगर मैं 5 से रिप्लेस कर दूं तब भी क्या होगा, 5 5 5 5। सबकी यूनिट कैसी आ रही है, अलग आ रही है। ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम लिखा हुआ, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी सेम लिखी हुई है। तो यहां पे क्या बात आती है, यूनिट्स की। अगर आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको यूनिट्स के बारे में पता नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो आप गलत चूज कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल्स थे कुछ अवेयर कराने के बारे में आपको फिजिक्स से रिलेटेड,
तो आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आप नोट कीजिए, फिर अपन देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया यहां तक। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि पाउंड को किलोग्राम में कैसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे देखिए, 1 पाउंड बराबर कितना लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 0.5 केजी है, ऑलमोस्ट है ना, नियर अबाउट 0.5 है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.5 केजी। और 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 केजी। तो 2 पाउंड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 2 पाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये किया है। तो अगर अब आपका वेट कितना, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 50 केजी था, तो 50 केजी कितने उसके बराबर होंगे, 100 पाउंड के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब अपन आगे की स्लाइड देखते हैं। 2 और चीजें अपनी रहती हैं, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। तो एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये भी अपने बहुत अच्छी चीज है, मतलब इस पे न्यूमेरिकल सेट होते हैं जिसमें अपने को एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, या जो अपनी इक्वेशन होती है वो एंगस्ट्रॉम के सेंस में दी होती है। तो अपने को बाय डिफॉल्ट सोचना पड़ता है कि अगर मीटर में है तो उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10⁻10 से, सेंटीमीटर में है तो 10⁻8 से। फिर एक फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर। बहुत छोटी है ये बेसिकली। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब चीजें अपन ने क्यों बनाई। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अपने आंसर आते थे ऐसे 0.00000 और फिर कोई वैल्यू आती थी, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। तो अपन ने इतनी बड़ी वैल्यू उसको छोटा करने के लिए क्या कर दिया, उसको इस सेंस में डिनोटेशन उसका इस तरह से रखा। ये इंप्लीमेंटेशन भी किसकी थी, सिस्टम इंटरनेशनल, मींस एसआई सिस्टम के अंदर ही ये सब चीजें अपने पास आई थी 1971 में। तो यहां पे अपन जो चीजें देख रहे हैं कोई नई चीज नहीं है, ये अपन हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये डिनोटेशन है कि अपनी कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन अपन एक A4 पेज पे छोटी सी जगह में कर सकते हैं, वही कैलकुलेशन अपन 1971 से पहले कितने में कर रहे थे, 2-2 पेज, एक किताब लगा रहे थे एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। उनको अपन ने क्या किया, कॉम्पैक्ट किया। आजकल वही नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अपन फिजिक्स में भी क्यों ना अप्लाई करें। अपन ने यहां पे भी क्या किया, चीजों को छोटा किया, रिप्रेजेंटेशन उनका छोटा रखा है। तो 10⁻13 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, 1 ये 13 बार यहाँ पे क्या आएगा, 000, ये आता जाएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। तो आज के लेक्चर में अपन बस इतनी चीजें देखेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डोंट टेक दिस लेक्चर इन अ वेरी लाइट मोड, क्योंकि जिसको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आया वो आगे की चीजों को कभी भी समझ नहीं सकता है। तो पहले आप इतनी चीजें नोट करो, फिर मैं आपसे लास्ट में कुछ बातें करता हूं इस टॉपिक के बारे में। तो अपन अब लेक्चर को, अपने इस लेक्चर को समराइज करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर कि अपन ने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले अपन ने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हो। फिर अपन ने देखा फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन, उसमें अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेराइव क्वांटिटीज अपन ने, और डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी अपन ने कुछ चीजें देखी, जिसमें अपन ने स्केलर वेक्टर के बारे में बात करी। स्केलर क्या चीजें होती हैं, ऐसी चीज में सिर्फ, ऐसी क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हों। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। पैरेलल लेकर के चल रहा हूं मैं, यूनिट्स के अंदर भी जो अपन ने चीजें ली थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, ऐसी क्वांटिटी हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनसे लेकिन और चीजें अपन डिराइव कर सकते हैं। डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे डिराइव होती हैं। और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर अपन ने पूरी की पूरी जो यूनिवर्स के अंदर जितनी फिजिक्स अपन ने वो उसमें कंप्लीट कर रखी है, उनके उसके बाहर मतलब कुछ भी नहीं है। फिर अपन ने बात करी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। यहां पे अपन ने प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में देखा था। प्लेन एंगल इसकी यूनिट क्या होती है, थीटा की रेडियन, और जो सॉलिड एंगल था उसकी क्या यूनिट होती है, टी रेडियन, और उसके अपन ने फॉर्मुलेज वहां पे देखे थे। उसके बाद अपन ने क्या देखे, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का अपन ने डेफिनेशन देखी कि कैसे आए। तो उस केस में मैंने आपको बोला था ये कभी भी अपने ना तो सीबीएसई में ना कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपको क्यूरियोसिटी है उसको जानने के लिए तो आप बिल्कुल उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर अपन आए थे कुछ बेसिक कन्वर्जन्स और कुछ बेसिक क्वांटिटीज, जिसके अपन ने देखे कि कैसे 10 पावर में उनकी चीजें आ रही हैं, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, इनके बारे में अपन ने देखा था। अपन ने उनका ऑर्डर देखा था, किस ऑर्डर में अपन ने उनको रखा और उस हिसाब से अपन ने उनको याद किया, क्योंकि उस केस में ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो बेसिकली अपन ने पूरे इस चैप्टर में अभी तक क्या चीज देखी, अपन ने ऑब्जर्व किया। अपन ने क्या किया, ये अपनी यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें अपनी अर्थ है, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे अपन ने उनकी यूनिट्स डिराइव करी और आगे के अपन ने प्रोसीड किया उस हिसाब से। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, and in next lecture we will study about the dimensions and dimensional analysis। और आज जो अपन ने लेक्चर में 2 मिनट के लिए अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए जो बात करी थी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर अपन इसकी कुछ एक्सरसाइज लेंगे जिससे अपने को क्वेश्चंस बनाने में आसानी रहे। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर वंस अगेन एंड होप यू विल एंजॉय योर लर्निंग पार्ट।